विक्रम थोड़ी सी माल गाड़ी करो। अरे हाँ चुनाव की तरफ उसके बाद ये फूड एंड न्यूट्रिशन इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस, इससे बहुत सी बीमारियों की फिजिकल मेडिसिन, इसमें फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, गवर्नर साहब की तबीयत खराब थी कल। हाँ दिखाना पड़ेगा। महामहिम अन्य सम्मानित अतिथियों के साथ मंच पर पधारेंगे और उसके बाद सभा का विधिवत शुभारंभ होगा। से रहने की बनाया गया तो फिर वो अस्पताल में रहने लगते हैं तो उससे गंदगी और सब, तो वो एक कहीं प्रोविजन क्या प्रोग्राम है वो आ रहे हैं सब चल रही है। वो जो फॉर्मेलिटी है। अच्छा इधर मिलिए माननीय भगवती आपकी यूनिवर्सिटी करा दिया है तो आपको उसकी भी जानकारी हमको उसी दिन हो पाई, था भी नहीं। मंत्री जी आ गए हैं, हो गया है घंटा, कोई नहीं वक्त पाबंद है। महामहिम राज्यपाल डॉक्टर यार किदवई साहब के आगमन पर सर्वप्रथम इस हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा जाएगा। उनके आते ही परंपरा है कि महामहिम का इस्तेमाल हम सब लोग खड़े होकर किया करते हैं। उसी परंपरा को कायम रखते हुए, उसी रवायत को कायम रखते हुए इस्तेमाल करते हैं हम अल मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से महामहिम राज्यपाल हरियाणा डॉक्टर यार किदवई साहब का, और उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि 150 बेड के प्राइवेट चैरिटेबल हॉस्पिटल इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर किदवई साहब का आपसे गुजारिश करते हैं कि संग बुनियाद आपके मुबारक हाथों से दीगर मेहमानान का भी एक महत्वाकांक्षी योजना, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 150 बेड का प्राइवेट चैरिटेबल हॉस्पिटल का शिलान्यास संग बुनियाद डॉक्टर यार किदवई साहब के हाथों से रखा गया। आइए अपनी तालियों से इस खास मौके को यादगार बनाते हैं और इस्तेमाल करते हुए मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर सफीर अहमद साहब को, जो कि चीफ ट्रस्टी हैं, जो रवा है इस पूरे प्रोजेक्ट के। दीगर मेहमानों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस मेहमान खुसूसी महामहिम राज्यपाल हरियाणा डॉक्टर यार किदवई साहब का, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने हाथों से स्टेज पर अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, जहमत करें।
मैं विनम्र अनुरोध करता हूं माननीय भगवती सिंह साहब से, जो कि सांसद हैं, मेंबर हैं राज्यसभा के, आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूं। सबसे पहले आप तमाम हाज़रीन को मैं खलील खान अल मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल करते हुए अपना सलाम इस शेर के साथ बिलखुसूस मेहमानसीन अन्य लोगों का भी इस्तकबाल। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और कहते हैं कि जब हम अपनी रवायात को कायम रखते हैं तो हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं, जिस मकसद के तहत आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जाते हैं। और मौका ये है, रवायत ये है जनाब अब्दुल सत्तार साहब से कि माइक पर तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक से सभा का शुभारंभ करें। सभी मेहमानों से गुजारिश है कि अपना अपना स्थान शीघ्र ग्रहण करें। जनाब अब्दुल सत्तार साहब तिलावत कुरान पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर फसब्बिह बिहम्दिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुल करीम। लखनऊ एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक तहजीब का नाम है। लखनऊ हमेशा से मेहमान नवाजी के साथ साथ नफासत, नज़ाकत और अपनी सदियों पुरानी गंगा जमुना तहजीब का खास ख्याल रखते हुए इस शेर के साथ मेहमान खुसूसी का हम इस्तेमाल करना चाहेंगे कि ऐ बाजे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं। ऐ बाजे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम आँख बिछाने वाले हैं। खास मेहमान बैठे हैं, प्रशासन के अधिकारीगण बैठे हैं, हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं। आप सभी का भी हम अल मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से इस जलसे में इस्तकबाल करते हैं। अभी मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी हम अल मिल्लत फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से बहुत अदब के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं उन्हें। डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी नदवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। प्रिंसिपल नदवतुल उलूम एक बार फिर हम मंच पर आती, लेकिन परंपरा ये है कि मेहमानों का इस्तकबाल न सिर्फ अशार से, न सिर्फ शब्दों से, बल्कि जज्बात की भावनाओं के रंग बिरंगे फूल भी हैं जो अल मिल्लत फाउंडेशन और यहाँ जितने भी लोग थे अल मिल्लत फाउंडेशन ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी और इस पूरे प्रोजेक्ट के रूह रवा डॉक्टर सफ़ीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहमान खुसूसी डॉक्टर यार किदवई साहब का, महामहिम राज्यपाल हरियाणा का, जज्बात की भावनाओं के रंग बिरंगे फूलों की गुलदस्ते के साथ इस्तेमाल करें। ये जज्बात के फूल हम सब की ओर से भी हैं, इसलिए हम सब की तालियां इसमें शामिल होंगी और हम लोग इस्तेमाल करते हैं महामहिम राज्यपाल का। इसी कड़ी में, इस्तकबाल की कड़ी में मैं इस वक्त गुजारिश करता हूँ, जनाब मेहमान हैं
इस जमे गफीर में दूर से नजर आने वाले हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर किदवई साहब का डॉक्टर सफीर अहमद साहब बैच लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सफीर अहमद साहब से, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं अल मिल्लत फाउंडेशन ट्रस्ट के, आपसे गुजारिश है कि हम सब लोग अपनी तालियों से इस्तेमाल कर रहे हैं आपका। मैं गुजारिश करता हूँ इस वक्त अलीमुद्दीन साहब से, मैं गुजारिश करता हूँ जावेद अहमद साहब से, रखवाने के लिए महामहिम से गुजारिश आपने की थी, मैं उनका भी इस्तेमाल करने के लिए अजीज़ुल हक अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर सफीर अहमद साहब का भी इस्तेमाल। और आइए एक और शुक्रिया भी अदा करते हैं महामहिम का कि आज इस मौके पर आपने वक्त निकाल कर यहाँ तक आने की हिम्मत की। अब मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर सफीर अहमद साहब से, लेकिन उससे पहले उनका छोटा सा तारुफ। He is the recipient of University Merit Scholarship and also the University Medal. After completing MBBS, he moved to England for additional training and qualification for 2 years. Then he moved to United States for further studies. Has been practicing surgery for the last more than 33 years in USA. पिछले 33 वर्षों से भी अधिक समय से अमेरिका में एडमिशन कमेटी में शामिल है। आप एग्जामिनर भी हैं, एग्जामिनर इन एब्डोमिनल सर्जरी बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये सब जानकर आपको खुशी होगी कि ही इज बेसिकली फ्रॉम मौदहा तहसील ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक डॉक्टर अमेरिका में 35 साल गुजारने के बाद आज वापस लखनऊ की इस सरजमीन पर इस हॉस्पिटल को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर आया है। हम सबके मन में जिज्ञासा है कि क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या होगा यहाँ, क्यों उनके मन में ये बातें आई कि यहाँ ये होना चाहिए। इन सब के साथ आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं और तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए अल मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर सफीर अहमद साहब। गवर्नर A.R. चंद्रन साहब, वसीम अख्तर साहब, वाइस चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, भगवती सिंह साहब, सांसद, मेंबर ऑफ राज्यसभा, रहमान साहब, लखनऊ, और मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, आप लोगों का स्वागत। इस खुशी के अवसर पर आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आने की जहमत की, हम उसके लिए आपसे बहुत आभारी हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दूँगा, सिर्फ चंद मिनटों में इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी जानकारी कराऊँ। इस प्रोजेक्ट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च, उसके कई सेक्शंस होंगे, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी जिसमें इमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वेरियस स्कैन्स, MRI, CT, स्कैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे जो टेक्नीशियंस ट्रेन होंगे वो एक्चुअल काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग उनके बनाए हुए पिक्चर्स को इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा सेक्टर होगा पैथोलॉजी लेबोरेटरीज का, जिसमें ब्लड की जांच, ब्लड बैंक और दूसरी जांचें करके मरीज के मर्ज का पता लगाया जाता है। तो तीसरा सेक्शन होगा फूड एंड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी एंड
lifestyle changes and behavioral modification. इसमें टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट ये सीखते हैं कि मरीजों को जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए या उनको कंट्रोल में रखने के लिए किस तरह की डाइट, किस तरह का लाइफ स्टाइल और किस तरह की बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, तो इन बीमारियों का इलाज तो लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए और इनको प्रिवेंट करने के लिए ताकि कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं पैदा हो, उसमें डाइट, लाइफ स्टाइल और बिहेवियर का बहुत रोल है। उसके बाद एक्सेप्शन होगा फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। फिजिकल मेडिसिन में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कार्डियक रिहेबिलिटेशन और स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, जो कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बाद मरीजों में कमजोरियाँ आ जाती है, उनको उस फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए ये टेक्नोलॉजिस्ट उनको तरह तरह की एक्सरसाइज सिखाते हैं और करवाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओवर टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नीशियन हमारे साथ काम करके ऑपरेशन में हिस्सा लेके इस बात से एक्सपर्ट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी आँखों के जो देखने के डिफेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन है, उनको डायग्नोज करके उनकी टेस्टिंग करके और क्लासेस और या दूसरे ऑपरेशनों से उनका इलाज करते हैं। ये तो हुआ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का सेक्शन। इसका दूसरा सेक्शन होगा एक छोटा सा अस्पताल जिसमें ये मरीजों का इलाज भी हो और उसके साथ ही साथ इन स्टूडेंट्स की हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो। इस फोकस लर्निंग से ये फायदा होगा कि बजाय के लोग स्टूडेंट पीएचडी या एमएससी या इस तरह से स्टडी हासिल करके जॉब की तलाश में घूमते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती। इस तरह फोकस लर्निंग से उनके पास एक स्किल होगी, एक हुनर होगा, जिससे उनको जॉब भी मिलेगी और वो अपनी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। इस अस्पताल और इसमें मैं देख रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। आप सब लोग मौजूद की इस बात का सबूत है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं और मैं इस जर्नी में कामयाब हूँ। थैंक यू। रोशनी दिखाएगा किसी चिराग का। मैं साथ गुजारिश कर रहा हूँ इस इलाके के एक लोकप्रिय पूर्व प्रधान भी हैं बैकग्राउंड के हाजी हकीमुद्दीन बेग साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और इस मौके पर अपने जज्बात बयान करने की हिम्मत करें। हाजी हकीमुद्दीन बेग साहब। बोलना नहीं आता है, हमारे ड्राइवर कह रहे हैं हम थोड़ा बोल रहे हैं तो गलती हो जाए तो माफी कह रहे हैं। भाई दोस्तों, हमारे डॉक्टर कहते हैं एक बहुत और अमीर और गरीब को सकते हो, तो वो डॉक्टर हमें बताई है। ये बात हम ये कह रहे हैं कि तमाम लोग अस्पताल में बेचारे गरीब जाते हैं, वो धक्का खा के चले जाते हैं। बड़े लोग आते हैं तो बात के डॉक्टर लोग उनका जाते हैं। वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कौन हो, किसी कौन में हो, हमको चाहिए हम डॉक्टर बने तो कौन और धर्म कुछ नहीं है, सबको एक नजर से अमीर गरीब कौन को देखना है। और ये बुजुर्ग दोस्तों, ये हम और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं ना बोलना आता है, मगर भाइयों को हम लोगों ने इंतजाम किया है कि इस अस्पताल में हम गरीब लोग मिल करके और 1 लाख रुपये का इंतजाम हम देने का किया है अस्पताल में। ये हमारी इच्छा है, आप लोग जो है हमारे बच्चों को हम सबकी बचत दें। और आप डॉक्टर साहब ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं इस वक्त आप सब लोगों को अपने सामने देख कर ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अकेले नहीं चला हूँ इस मंजिल की तरफ। लेकिन एक शेर है कि मैं अकेला नहीं चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपके साथ ये कारवां है और आपने देखा कि आपके कारवे में
حاجی الدین بیگ صاحب جیسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ابھی یہ کہا کہ میں الملت فاؤنڈیشن ٹرسٹ کو اپنی جانب سے اس علاقے کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ایک یوگدان بھی دینا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے چرچا کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں جب میں نے ڈاکٹر ایاز کدوئی صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ انجام خدا کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ. انجام خدا کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، اور بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. ہو سکتا ہے کہ پر اس وقت بھیگے ہوئے لگ رہے ہوں، لیکن جب پرواز اوپر اٹھتی ہے اور اس میں ہوا لگتی ہے تو یہی پنکھ آپ کو بہت بلندیوں تک لے جائیں گے. میں اس وقت انورودھ کر رہا ہوں ہمارے سماج میں ہمارے جو رہنما ہوتے ہیں، جن کا مارگدرشن ہوتا ہے، جن کے سہیوگ سے ان کے پیچھے چل رہی جنتا بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. میں اس وقت انورودھ کرتا ہوں راجیہ سبھا کے سدسیہ سماجوادی پارٹی سے اور ہم سب کے لوکپریہ نیتا آدرنیہ بھگوتی سنگھ صاحب سے کہ اس موقع پر اپنا آشیرواد دینے کی کرپا کریں. ہریانہ کے مہامہم راجیپال ہمارے بیچ میں اپستھت آدرنیہ نقوی صاحب، انٹیگرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب، یہاں پر آئے ہوئے سبھی اتھیگان، دیویوں، بھائیوں اور بچوں، میں بہت بہت شکر گزار ہوں مہامہم راجیپال آدرنیہ کدوئی صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر آ کر ڈاکٹر سفیر احمد کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کا شیلانیاس کرنے کے لیے انہوں نے سمے دیا. ہم سب کا استعفا کیا ہے. ڈاکٹر سفیر صاحب کو کن شبدوں میں شکریہ ادا کروں؟ کہاں امریکہ، کہاں حمیر پور، اور خوش قسمتی ہم لوگوں کی کہ ہمارے گرامین چھیتر میں جہاں ایک طرف بارہ بنکی کی سرحد ہے اور دوسری طرف لکھنؤ کی سرحد، جہاں کے غریب کسانوں، محنت کرنے والے لوگوں کو علاج مہیا نہیں ہوتا. اگر کہیں کسی ڈاکٹر کی مدد مل جاتی ہے تو اسے اپنی جانچ کے لیے اور دوسرے تمام مدد کے لیے شہر کے کسی بڑے اسپتال کی سرحد میں جانا پڑتا ہے، جو غریب آدمی کے لیے ناممکن ہے. اس درد کو ڈاکٹر سفیر، آپ جانتے ہیں کہ آج کس طرح سے مریضوں کا پریشر اسپتالوں پر بڑھتا جا رہا ہے اور غریب آدمی کو علاج نہیں مل پا رہا. بابا، دائی، نانا، نانی، ان کے پاس تمام نسخے ہوتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے مرضوں کے لیے نسخہ بتا دیا کرتے تھے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا. بدقسمتی ہے کہ وہ سارے کے سارے اسپتال بند ہو چکے ہیں اور اب غریب آدمی کو زکام اور بخار جیسی چھوٹی بیماری کے لیے بھی اسپتال کی لائن لگانا پڑ رہا ہے. اور گاؤں میں ایسے اسپتال کہاں مہیا ہو رہے ہیں، جہاں مہیا ہیں وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ. ان حالات میں ڈاکٹر سفیر صاحب نے جو سنکلپ لیا ہے، جو ورت لیا ہے
उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो पूरी। मैं इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर साहब अपने संकल्प में कामयाब हो, लेकिन एक बात समझ लेना कि ये सारे काम किसी एक आदमी की मेहनत से नहीं होते। जब सब लोग हाथ लगाते हैं तब कामयाबी हुआ करती है। गांव का छप्पर एक आदमी नहीं उठाता, सब लोग हाथ लगाते हैं और खड़े होकर के उत्साह वर्धन करते रहते हैं, छप्पर चढ़ जाए। आज ये जो बहुत बड़ा छप्पर इस पैकरामऊ के इलाके में डॉक्टर शफीर साहब तानने के लिए खड़े हुए हैं, उसमें सबके हाथों की जरूरत है। मैं इतना ही वादा करता हूं कि डॉक्टर साहब जब जिस समय जहां भी हमको हुक्म देंगे इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में, मैं हमेशा उनके साथ हूं। आपने यहां मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर एक बार महामहिम राज्यपाल आदरणीय किदवई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे इस छप्पर उठाने की मुहिम में शामिल हुए, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। व्यवस्था कि महज चलने की खातिर तुम न सारी जिंदगी चलना, महज चलने की खातिर तुम न सारी जिंदगी चलना, किसी मकसद से चलना चाहे बस दो ही घड़ी चलना। दो कदम भी अगर किसी मकसद के लिए उठते हैं तो उसके साथ बहुत सारे कदम मिल जाया करते हैं और फिर ये काफिला, ये कारवां धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ेगा। आप जैसे बुजुर्गों की तरफ से अगर आशीर्वाद, सहयोग और आपकी दिशा निर्देश मिलता रहेगा तो यकीनन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं भगवती सिंह साहब का, जिन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन ताउन देने की बात की है और यकीनन हमें इससे बहुत बल मिला है, बहुत ऊर्जा मिली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप 3-4 दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे? कहने लगे मैं एक डॉक्टर के पास गया था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, 3 दिन से एक हॉस्पिटल में था। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ था? उन्होंने अपने मर्ज के बारे में बताया। मैंने कहा आपका मर्ज तो ये 3 दिन में ठीक होने वाला नहीं था, आप 3 दिन में कैसे ठीक हो गए? लगता है वो नर्सिंग होम या वो क्लिनिक बहुत अच्छा था। कहने लगे नहीं भाई, बात ये नहीं थी, वो क्लिनिक इतना अच्छा नहीं था कि मैं 3 दिन में ठीक हो जाता। दरअसल वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं 3 दिन के बाद वहाँ रह नहीं सकता था, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। और कल जब शाम के वक्त हम लोग की डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो इस बात को बहुत ध्यान में रखा जाएगा यहाँ कि जब हम पैकरामऊ तक आए हैं शहर से बाहर निकलकर, तो यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो कम से कम पैसों में उन्हें भी हाईटेक और आज के ज़माने के बाद से, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि डॉक्टर और मरीज का एक रिश्ता हुआ करता था, उसी रिश्ते को कायम रखते हुए आगे प्रोजेक्ट में बढ़ेंगे। मैं इस वक्त जब रिश्ते की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक नाम याद आ रहा है जो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल करीब में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जिसने दिन दुना रात चौगुनी तरक्की की है और इस वक्त वहाँ के वाइस चांसलर साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं बहुत अदब से उनसे भी गुजारिश करता हूँ, वसीम अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ जिस मौके पर अपने बैला का नाम से भी नवाज है। जिसका पैगाम माने इंटीग्रल का पैगाम लाए और जनाब इज्जतमाब गवर्नर हरियाणा डॉक्टर के.आर. सतपाई साहब, काबिल एहतराम डॉक्टर सैयदुर रहमान साहब, आजमी नदवी प्रिंसिपल मदरसतुल उलमा लखनऊ, चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जनाब भगवती सिंह साहब, हमारे मेंबर राज्यसभा के यहाँ पे फरमा है, और डॉक्टर शफीर अहमद साहब और आए हुए मेहमान गिरामी फातिमा मोहतरम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शफीर अहमद साहब को मुबारकबाद दूंगा उनके नेक और नोबल कार्य के लिए उठाए गए कदम पर। यकीनन यहाँ पर एक ऐसे अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी जो
غریبوں کا اور امیروں کا اور سب کی ضرورت پوری کر سکے، ایک پل کا کام دے۔ جہاں تک کہ مسئلہ ہے پیسے والے حضرات کا، یقیناً ان کے لیے بہت سی ہاسپٹل، بہت سے نرسنگ ہوم یہاں موجود ہیں لکھنؤ میں، لیکن اس علاقے میں شدید ترین ضرورت تھی جو تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے 84 گاؤں پر منحصر ہے، اور یہاں ایک بھی اچھا ہاسپٹل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت نیک اور اہم قدم ڈاکٹر شفیع احمد صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ ان کو اس سلسلے میں جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے۔ کے لیے مشہور ہے، انٹیگرل یونیورسٹی ان کے طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے میڈیکل ٹیکنالوجی کی طرف کا یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے، اس کے لیے ان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ وقت اب اس کا نہیں ہے کہ بہت سی چیزوں کو چھان کے پیٹ کے اور کوٹ کے بنا کے اور کھلا دیا جائے۔ یقیناً ہماری پرانی روایت آیوروید اور یونانی بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن جس تیزی سے یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے مائکرو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی، اس میں شدید ترین ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں کا اور ایسے اداروں کا اور ایسی ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ عوام کو پہنچ سکے۔ حضرات، یہ ڈاکٹر شفیع احمد صاحب امریکہ سے ذہانت کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے لوگ یہاں کے محدود وسائل کے کو چھوڑ کے مجبور ہوتے ہیں وہاں جانے سے۔ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر شفیع احمد صاحب کو امریکن جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ میں اور ان کی خدمات جو ہے وہ اس کا فائدہ وہاں کے لوگوں کو پہنچے نہ اور یہاں نہ پہنچے؟ حضرات، اس کی وجہ سے سیدھی سادی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ ملک ہندوستان ایک عظیم ترین ملک ہے، اور خدا نے ہمیں یہاں ساری دولتوں سے نوازا ہے۔ آپ اگر نظر دنیا کی تاریخ پہ نظر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کہیں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے۔ ہمیں اللہ نے دن اور رات، ہمیں اللہ نے موسم، ہمیں پہاڑ، ہمیں سمندر، ہمیں ندی، ہمیں نالے، ہمیں پھل، ہمیں پھول، ہمیں جانور، ہمیں چڑیاں، ہر چیز سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے یہاں پیٹرولیم ہو سب چیز، لیکن ایک سب سے بڑی کمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو پہچانا نہیں ہے۔ جس دن اور جس لمحے ہم اپنے کو پہچان لیں اور اپنے اندر سے جو برائیاں ہیں وہ دور کریں تو آپ یقین رکھیں کہ وہ دن دور نہیں جب امریکہ جیسی طاقتیں ہمارے آگے ہاتھ جوڑیں گی آگے، جیسے کہ بھارت کا اور ہندوستان کا وہ اہم رول رہا ہے۔ تاریخ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے ناصر ٹیٹو، جمال عبد الناصر اور پنڈت نہرو کی دوستی کا ذکر پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ دنیا میں ان کی بات کتنی وزن ہوتی تھی۔ آج بھی اگر ہم اپنی حیثیت کو پہچان لیں اور اپنے اندر کی جو چند برائیاں، جو کرپشن ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کو دور کر لیں تو یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہو جائے گا، اور یورپ مجبور ہوگا اس کی مدد لینے کے لیے۔ تو میں یہ نہایت مبارک قدم ہے ہمارے ڈاکٹر شفیع احمد صاحب کی طرف سے، اور میں اپنی اور اپنی یونیورسٹی کی طرف سے، اپنے اسٹاف کی طرف سے ان کو پوری کیا نام یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ممکن مدد ہو سکی ہماری یونیورسٹی ان کو دے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں آ کے جو ہم لوگوں پر احسان کیا ہے اور ڈاکٹر شفیع صاحب اس میں بازی لے گئے ہیں۔ میں نے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، لیکن اتفاق سے بہرحال
वो हालात ऐसे थे कि वो नहीं तशरीफ ला पाए, और इंशाअल्लाह वो जल्दी इंटीरियर यूनिवर्सिटी में भी वो करेंगे। अपने फैज के जो फूल हैं, बल्कि किसी शायर ने जैसे कहा है, शायद उनके लिए कि गुल फेंके हैं औरों की तरफ, औरों से नाद मेरी डॉक्टर सफ़ी अहमद साहब है, गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समझ भी खाना बरंदाज चमन कुछ तो उधर भी। शुक्रिया। बहुत सारी नई ख्वाहिशात थी और वो कसक भी बयान करके गए, लेकिन मुकाबला वही मुकाबला होता है जब ये कहा जाए कि उसकी लकीर से मेरी लकीर बड़ी होगी, और मुकाबला इसी तरह रहा तो यकीनन इस इलाके का भी भला होगा। आपने अभी अपने मुल्क की तारीफ में भी कुछ जुमले कहे। ये सच है कि धन्य है हम कि हमें ऐसी शख्स सामना धरती की गोद मिली है, धन्य है हम कि हमें हिमालय जैसे पहाड़ की चोटी मिली है, धन्य है हम कि जहाँ इतने खूबसूरत मौसम मिले हैं, और इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि ऐसी फिजा मिलेगी ना सारे जहान में, ऐसी फिजा मिलेगी ना सारे जहान में, जन्नत अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में। और यही वजह है कि जब लोग हिंदुस्तान से तालीम हासिल करने के बाद चाहे अमेरिका में रहें, इंग्लैंड में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, कहीं भी होते हैं, लेकिन जो अपनी ज़मीन से, अपने मुल्क से जो लगाव होता है वो हमेशा रहता है। कुछ लोग उस लगाव के तहत कुछ करने का जज्बा लेकर हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ उनको ताबन मिलता है और वो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जितने भी लोग हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं उन सब के दिल में जज्बा ज़रूर होता है कुछ न कुछ करने का। और उसी कड़ी में आज इस अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया है। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सफ़ी अहमद साहब से किसी ने पूछा था कि आखिर इस गांव में आप आकर ये अस्पताल क्यों खोलना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। रोशनी बहुत तेज तदार हो सकती है, लेकिन जो दिए की रोशनी होती है उसका एक अपना अलग मज़ा होता है। गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी, और आसमां के चांद तारों में कहाँ ऐसी चमक, हमको अपने घर के बच्चों की हंसी अच्छी लगी। और इसी मकसद के तहत आप यहाँ तक आए हैं। इस वक्त मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, अभी जिनका नाम भी लिया गया था, डॉक्टर सैयदुर रहमान आज़मी साहब नदवी, जो कि प्रिंसिपल हैं नज़रतुल उलमा के और साथ में चांसलर भी हैं इंटीरियर यूनिवर्सिटी के, बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ आपसे भी गुजारिश है कि इस मौके पर अपने दर्जा कलमात से नवाजें। मौलाना सैयदुर रहमान आज़मी नदवी साहब। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने हमको और हमारी कायनात को और कायनात को तमाम नेमतों को पैदा किया, और सलाम है अल्लाह के रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़रिए से हमको हिदायत हासिल हुई और ज़िंदगी का हमको ज़िंदगी का मकसद मालूम हुआ। इज़्ज़तमाब जनाब डॉक्टर अखलाक रहमान उदवाई साहब और डॉक्टर प्रोफेसर वसीम अख्तर साहब और जनाब और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैं आज आपके इस फंक्शन में शरीक होकर के सदर और उसके सदस्यी हो रही थी अदा की, और दफातर बंद हो रहे हैं कि उनको कुछ ज़रूरी मशगूलियात थी वहाँ, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, और उन्होंने अपने अफसोस का इज़हार किया है और आप हज़रत से माज़रत की। अभी जिस मंसूबे के बारे में मालूम हुआ कि डॉक्टर सफ़ी अहमद साहब के जरिए बयान किया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत कुछ उसके पास इल्म हो, लेकिन उसका जिस्म तंदुरुस्त न हो तो वो माजूर समझा जाता है और दुनिया में रह करके भी वो खुद कोई काम नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज होता है। इस लिहाज से ये मंसूबा बहुत अहम और ज़रूरी है। तशरीफ लाए और उन्होंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के
इब्तदाई मरहले का असर बुनियाद रखा, उसी वक्त यकीन हो गया था ये इलाका भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। एक ऐसे मुखलिस अजीम इंसान की जो डॉक्टर शकील अहमद साहब करने जा रहे हैं वो हम सब के लिए इंतहाई मसरत का बाइस है और नहायत ज़रूरी है। खासतौर से इस ज़माने में जबकि डॉक्टरों की कसरत है, लेकिन उसी लिहाज से अमराज की दस्ती की बिना पर या वसाइल के फराहम न होने की बिना पर वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ऐसी हालत में डॉक्टरों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनको अपने फ़राइज़ मनसबी को याद करना और उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। फिक्र दिनों का कायम करना और उसको लोगों के फ़ायदे के लिए उसकी सरपरस्ती करना ये इंतहाई ज़रूरी काम है। ये इलाके के अंदर लोगों के अंदर एहसास बेदारी पैदा हुआ कि वो अपनी इस बेदारी के बिना पर अब सोच रहे हैं इस इलाके को, और वो दिमाग बजाय हिजरत करके यहाँ से जा अमेरिका में जाने के अगर वो यही काम करें तो इस मुल्क को ऐसा बना दें कि अमेरिका खुद इसका मोहताज हो जाए। अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए, यहाँ वसाइल भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ और भी बहुत ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, दिमाग भी मौजूद है, तालीम का भी ज़राए भी मौजूद है, यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद हैं और बहुत से ऐसे दानिश्वर और ज़हीन लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें राह में हमारे माने होती हैं वो यही है कि जिस खतरे को हम हमेशा महसूस करते हैं। इस सेमिनारों के अंदर भी आपने देखा होगा कि लोग मामूल नहीं हैं, प्रोफेसरों पर भी अब गोलियाँ चलाई जाती हैं, उनको भी खत्म कर दिया जाता है। और इस तरह के जो वाक़यात पेश आएंगे तो इस मुल्क की तरक्की का कोई सवाल नहीं पैदा होता और यहाँ के रहने वाले हमेशा अपने आप को एक एहसास कमतरी में मुब्तला हो करके अपने आप को ज़ाय कर देंगे। इसलिए हम सब का, आप सब हजरात की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क को इस एहसास कमतरी से निजात दिलाने के लिए आप कोशिश करें और इन वाक़यात को जो हमारे इस वक्त हमारे जो पेश में जारी हैं उन वाक़यात को ख़त्म करने की कोशिश की जाए और अखलाक को बुलंद किया जाए और खिदमत का जज्बा पैदा किया जाए। जब तक ये खिदमत का जज्बा पैदा नहीं होगा हमारे डॉक्टर भी सही काम नहीं कर सकते। आज हमारे मेडिकल कॉलेजों के अंदर जाके देखिए तो वहाँ पर कोई मकसदियत नहीं, किसी किस्म का मकसद नहीं, बल्कि सिर्फ कमाने का इरादा होता है। एक कमर्शियल बेस के ऊपर वो अपना काम कर रहे हैं। अगर उनको पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं तब तो ठीक है, और नहीं मिलते तो वो उससे विरोध कर जाते हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। इतनी मत ऐसा हुआ कि उन्होंने मन तो बढ़ाने की कोशिश की ताकि पैसे बराबर मिलते रहें। हालांकि शुरू करेंगे और इसके जरिए से हम न सिर्फ इस इलाके को बल्कि पूरे लखनऊ को नहीं पूरे सूबे को बल्कि पूरे मुल्क को हम यहाँ से सबक देंगे अखलाक हसना का और उनका कारकर्दगी का और जज्बे खिदमत का और खल्क़े खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का यहाँ से दर्ज देंगे। इंशाअल्लाह ये मंसूबा कामयाब होगा। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जनाब डॉक्टर शकील अहमद साहब को, जिन्होंने ये बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया है और यकीनन वो इसमें इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। वो सब तमाम हज़रात उनके मुअय्यिद हों। साथियों, मसलहत आमेज था एक शख्स का अब्रे करम, मसलहत आमेज था एक शख्स का अब्रे करम, चंद कतरे दे के वो कितने समंदर ले गया। आपकी तरफ से जो भी चंद कतरे हमें मिले हैं यकीनन हमारे लिए एक मिशल राह की तरह होंगे। हम आपकी सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में, आप लोगों के मार्गदर्शन में अपने कुछ ऐसे मेहमान हैं जो कार्यक्रम के दौरान तशरीफ लाए हैं। आप सभी ने, ये सच है कि लखनऊ शहर से थोड़ी बाहर ये जगह है, थोड़ी दूर होने की वजह से लोग थोड़े से ताख़ीर से पहुंच पाए, लेकिन जितने भी लोग यहाँ आए हैं आप सबका हम अल मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल करते हैं इस शेर के साथ कि फलक से चांद उतरा है, सितारे जगमगाए हैं। ये चांद जो फलक से उतर कर यानी हरियाणा से लखनऊ के सरजमीन तक आए हैं और आप सबको मैं सितारे की तरह मान रहा हूँ क्योंकि फलक से चांद उतरा है, सितारे जगमगाए हैं और हमारी बज़्म तमन्ना में जब आप तशरीफ लाए हैं। आप सबके आने से इस मौके का, इस खास कार्यक्रम का जो रंग है उससे हमें गौरवान्वित महसूस होने का मौका मिला।
हमारे बीच मंच पर अभी मोहना के विधायक आदरणीय राजेंद्र यादव जी भी आए हैं। स्थानीय विधायक हैं, कहीं ना कहीं किसी दूर दराज के क्षेत्र में किसी सेवा में लगे होंगे, थोड़ी ताकत से आ पाए। मैं एक बार फिर उसी जज्बे के साथ, उसी भावनाओं के साथ, रंग बिरंगे जज्बात की फूलों के साथ इस्तेमाल करने के लिए गुजारिश करता हूँ। लखनऊ वाले इस्तेमाल करने में जिनके जरिए हम अपनी बातों को, क्योंकि आप स्थानीय विधायक हैं, बहुत संक्षिप्त में समय और हरियाणा के महामहिम डॉक्टर किदवई साहब, मंच पर विराजमान हम सबके सरपरस्त और राज्यसभा में सांसद माननीय मंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर शफीर अहमद साहब, मौलाना आरिफ नदवी साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, यहाँ पर सबसे पहले ऑल मीडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रबंधक डॉक्टर ने हरियाणा के महामहिम को यहाँ पर बुला करके हमारे क्षेत्र में हम लोगों को स्वागत करने का अवसर दिया और यहाँ पर जो एक अच्छा सा अस्पताल बनवा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और माननीय महामहिम जी का अपने इस मोहना क्षेत्र की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वैसे हमारा क्षेत्र महामहिम जी वीआईपी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले हमारे नेता हमारे मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर एक इंटीरियर यूनिवर्सिटी का दर्जा दे करके एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो उत्तर प्रदेश का पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय यहाँ पर बना। माननीय मुलायम सिंह जी के रहमो करम पर हो सका। हमारा क्षेत्र तमाम तरीके से अभिषित है और बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब जहाँ तक जानकारी मिली है, क्षेत्र बहुत सीमित हो रहे हैं, सभी क्षेत्र बराबर किए जा रहे हैं। तो हमारा ये बस्ती तालाब क्षेत्र जहाँ पर आपने आकर के शिरकत किया है, इस अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर मैं डॉक्टर किदवई साहब, जो शफीर अहमद साहब हैं, उन्होंने बहुत ही पुलिस काम इस क्षेत्र के लिए किया है कि 150 बेड का एक हॉस्पिटल की आज यहाँ पर शुभारंभ करने की योजना बनाई। बहुत ही जितनी भी प्रशंसा की जाए तो मैं इस अवसर पर जितने भी उपस्थित अतिथिगण आए उन सबका हार्दिक स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सबको जहाँ पर भी स्कूल को आगे बढ़ाने में, आपके मिशन को आगे बढ़ाने में जरूरत होगी, हम और हमारे साथी आपको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। कहीं पर आपको किसी भी तरीके का सुविधा नहीं देंगे, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। आप सबको अपना स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जितने लोग बैठे हैं, हर एक के मन में भी ये इच्छा होगी कि काश इस मौके पर हम भी अपना आशीर्वाद दे सकते, हम भी अपनी दिल की भावना व्यक्त कर सकते, लेकिन महामहिम ने यहाँ इतनी दूर आकर इतना वक्त दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनको सुनने का मौका है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मंच पर बैठे हैं 6 लोग और अभी तक हम सिर्फ 5 लोगों की दुआएं ले सके हैं। मैं तारुफ कराना चाहूँगा, मंच पर हमारे बाईं और महामहिम राज्यपाल हरियाणा डॉक्टर किदवई साहब के सचिव साहब हैं, आलोक निगम साहब जो कि IAS हैं और सचिव हैं, सेक्रेटरी साहब हैं। आपने ये कहा है कि मेरी पूरी शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए हैं। हम लोग कहने से ज्यादा करने पर विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ जोरदार तालियों के साथ लखनऊ की सरजमीन पर, कार्यक्रमों की सरजमीन पर। इससे पहले कि एक ताज नहीं है, लेकिन अंदाजा उसी वक्त हो गया था जब वसीम अख्तर साहब ने ये कहा था कि मेरी भी तमन्ना थी कि आप मेरे यहाँ तक आ पाते, लेकिन डॉक्टर शफीर साहब ने बाजी मार ली। उसी से अंदाजा हुआ था कि आपकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे हैं मुझे, न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे, मैं एक जाम हूँ किस किस के होठ तक पहुँचूँ, गजब की प्यास लिए हर बशर लगे हैं मुझे। किदवई साहब के लिए इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में लोग ये तमन्ना लिए रहा करते हैं कि काश हमारे पास वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाए, लेकिन इस पूरे इलाके में आए हैं तो उनका तारुफ कराने से पहले सबसे पहले जब माननीय भगवती सिंह जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इसके बिल्कुल करीब से बाराबंकी का क्षेत्र लगता है।
पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर यार किदवई साहब जो कि इस वक्त मंच पर आसीन हैं। आपने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से पीएचडी की थी और उसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं। उसके बाद आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी में एक मेंबर की हैसियत से गए थे और उसके बाद चेयरमैन के मुकाम तक आप पहुंचे और आपके दौरान यूपीएससी ने बहुत तरक्की की। आप एक ऐसे राज्य के 2 पूरे टर्म गवर्नर रहे हैं जो एक चुनौतीपूर्ण राज्य कहलाता है और वहां भी आपके दौरान राज्य ने बहुत तरक्की की थी और राज्य में अमन अमान रहा था। बिहार राज्य के 2 मरतबा आप गवर्नर भी रहे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं और मौजूदगी में इस वक्त मौजूदा दौर में आप हरियाणा के महामहिम राज्यपाल हैं। और इन सबसे बढ़कर जो आपका तारुफ है वो तारुफ ये है, जैसे ही मैं तारुफ कराऊंगा तो आपकी तालियां बताएंगे कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा। आपका ताल्लुक बाराबंकी जिले से ही, आपका आबाई वतन बाराबंकी जिला ही है। इसलिए इस वक्त इस शेर के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, माइक पर आमंत्रित करता हूं कि जब आज का दीपक बुझता है नजरों का सलाम आ जाता है। जब आज का दीपक बुझता है नजरों का सलाम आ जाता है। मरने का इरादा करते ही जीने का प्याम आ जाता है। एक हुरूफ सी दिल में उठती है जब दर्द बदलता है पहलू। बेसाख्ता हम सब के होठों पर बस आपका नाम आ जाता है। डॉक्टर यार किदवई साहब से बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ इस मौके पर अपने जालिया कलमा से नवाजें। डॉक्टर यार किदवई साहब। जनाब भगवती सिंह साहब प्रिंसिपल नदरुल और चांसलर इंटेग्रल यूनिवर्सिटी, जनाब वसीम अनवर अख्तर साहब वाइस चांसलर इंटेग्रल यूनिवर्सिटी, जनाब भगवती सिंह साहब MLA, जनाब फकीर अहमद साहब इस मेडिकल इंस्टीट्यूट के बानी और मशहूर अमेरिका के सर्जन, और जनाब फकीर साहब, मुअज़्ज़िज़ हज़रात और देवी और सज्जनों, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि मैं बाराबंकी और लखनऊ को मैं अलग अलग नहीं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलजुल करके तरक्की कर रहे हैं। और बाराबंकी की तरक्की लखनऊ पर मुनहसर है और लखनऊ की तरक्की केरला। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए उनको बढ़ाने। मैं सबसे पहले फकीर अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक मेडिकल टेक्नोलॉजी का सेंटर यहाँ बनाने की है। देखिए, जितने पैसे में वो शुरुआत कर रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी सेंटर की, इतने ही में ये मेडिकल कॉलेज भी है और हमारे मुल्क में मेडिकल कॉलेज जो शुरू हुए हैं कोई कमी नहीं और बहुत आसानी से मेडिकल कॉलेज को पैसे बनाने के लिए बहुत से बना, ये भी बना, लेकिन इन्होंने शुरुआत की मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि जिसमें बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट और बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है और दरअसल मेडिकल ट्रीटमेंट की सक्सेस बिल्ड करती है मेडिकल टेक्नोलॉजी पे, जिसके जरिए की डायग्नोसिस। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्यों अहमियत दी मेडिकल टेक्नोलॉजी सेंटर की, इसलिए कि ऐसे सर्जन वो जानते हैं कि वो जब भी अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है जब अच्छा डायग्नोसिस और अच्छा आइडेंटिफिकेशन हो मर्ज का और जब सर्जन की कामयाब होता है। दूसरी चीज
जो उन्होंने कहीं पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, आप हार्ट के मरीज का ओपन हार्ट का कामयाब सर्जन है और उसका ऑपरेशन कर देगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन कर देगा, आपका पैरालिसिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब तक ऑपरेशन के बाद उसकी सही देखभाल न हो, रिहेबिलिटेशन न हो, रिकवरी वैसी नहीं हो सकती। तो ऐसे सर्जन उन्होंने इसकी अहमियत समझी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी न सिर्फ डायग्नोसिस के लिए बल्कि सर्जरी और ट्रीटमेंट के बाद उसकी रिकवरी के लिए और सही रिहेबिलिटेशन के लिए जब तक फैसिलिटी नहीं होगी उस वक्त मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इसकी आपने अहमियत समझते हुए कॉलेज नहीं बल्कि मेडिकल टेक्नोलॉजी सेंटर और ये आप ही जैसे लोग जो प्रोफेशन से वाकिफ हैं एक्सपर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि कितने लोग सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ लेकिन उनकी देखभाल ठीक से नहीं हुई, इसलिए वो ठीक रहे। तो आपने सही कीमत समझी और ये सबसे एक्सपेंसिव जिसमें आपको MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें और बायोकेमिकल टेक्निक लगानी होगी, बड़ा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन आपने हिम्मत दिखाई और आपने कहा कि नहीं, मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो अहमियत हिंदुस्तान में इस वक्त है उसको मैं इस पर आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और यहाँ बच्चे जो पढ़ेंगे और मेडिकल टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे वो यकीनन कामयाब है। इस चीज़ की एजुकेशन हमारे यहाँ कहीं नहीं। लोग मेडिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज में तो सीख लेते हैं काम करते हुए, लेकिन उनकी बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं है। के स्टूडेंट है जिन्होंने थ्रू आउट हिज कैरियर ही हैज बीन टॉपर और इसी पे इन्होंने फाइनल में भी टॉप किया, इनको गोल्ड मेडल मिला और हमारे सबसे होशियार डॉक्टरों में ये स्टूडेंट था। मुझे खुशी है कि इन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका जाके भी अपना नाम पैदा किया। मैं हर तीसरे चौथे साल इनसे मिलता रहता हूँ जब अमेरिका जाता हूँ। इनके न्यू जर्सी के इलाके में जहाँ कम से कम 4 या 5 अस्पतालों से आपके डिमांड आता रहता है, तो उनको यहाँ वक्त देना और एक सेंटर कायम करना हमारे लिए बहुत फख्र और खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि काम। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ की पसंद आई, आपने शुरुआत बहुत ऊँचे से नहीं की। आपके साथ इस गांव के प्रधान भी शरीक हैं और जनता ने भी गुडविल दिखाई। उन्होंने चंदा किया 1 लाख रुपए कहा कि चंदा, वो भी आपके यहाँ के MLA और MP ने जो अश्योरेंस दी है इसको बहाने किए, मैं समझता हूँ ये बहुत इसकी आइंदा कामयाबी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लोकल जनता का और MLA MP जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं उनका सपोर्ट है, तो नतीजा इस इलाके के और यहाँ के लोगों के लिए ये अच्छा है और वही आपके सबसे बड़े सपोर्ट है। मैं आपको जरा यहाँ से बाहर ले चलना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि इस वक्त हिंदुस्तान हमारा मुल्क और इसलिए हमको जो मेडिकल सेंटर बनाने हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए जो इंटरनेशनल लोन हो और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। और आपने जो ये स्टेप लिया है मैं मुबारकबाद देता हूँ।
یہ بنیاد ہے ہم کو ایسے میڈیکل سینٹر بنانے کی اس اسٹیٹ میں. دیکھیں لکھنؤ کا میڈیکل کالج بہت پرانا میڈیکل کالج ہے، اس کے بہت اچھے ٹریڈیشن. تو ہم یہاں بھی اس کو ایک بہت کامیاب سینٹر میڈیکل ایجوکیشن اور ٹریٹمنٹ کا بنائیں گے تاکہ یہاں بھی باہر سے لوگ. تو یہ اس لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بنیاد بننی چاہیے ہمارے ایڈوانس میڈیکل سینٹر بنانے کی اس علاقے میں وہ اب تک نہیں کرے، اور امید ہے ان کے گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ ایسے سینٹر بنیں. دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس گلوبل سوسائٹی میں ہندوستان کی ایک جگہ ہے، ہمارے ملک کی ایک جگہ ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا پہ تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل مین پاور ہمارے ملک. اور جہاں تک ہائر ایجوکیشن اینڈ اسکل سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل نالج ہے وہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے، چین سے بھی اور دوسرے بھی. اسی آپ تقریباً ہر 5 ڈاکٹروں میں امریکہ کے ایک ہندوستان، اور وہ ایکسپرٹ ہیں نہ صرف انجینئرنگ میں، سافٹ ویئر میں، ہارڈ ویئر میں. آپ ناسا جائیے، نیشنل اسپیس آرگنائزیشن USA کا، تو کم سے کم موجودہ نئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنا پہ ترقی دینا چاہتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں. مولانا آزاد ہمارے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر، ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم دنیا میں دوسری قوموں کے برابر چل سکتے ہیں تو میں ایجوکیشن کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیکل ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ پیدا ہوئے آج دنیا میں بڑی اچھی پوزیشن رکھتے ہیں، ان کی قدر ہے، ان کی عزت ہے. اور اسی لیے باہر سے انڈسٹری، باہر سے ٹیکنالوجی یہاں ہندوستان میں. آپ نے دیکھا WTO ایگریمنٹ جو ہندوستان اس وقت 350 زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہندوستان میں اپنے آفیسز ہو چکی ہیں، اپنا کام یہاں کرا رہے ہیں. اور گڑگاؤں جیسی جگہ پہ 40 ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں، نہ صرف IT ہارڈ ویئر میں بلکہ بینکنگ، بزنس، انشورنس کے آپریشن ہندوستان میں. آج امریکہ کی انشورنس کمپنی نے گڑگاؤں میں آفیسز کھول رکھے ہیں، اور شام کو جب آفس ان کا بند ہوتا ہے جتنے کلیمز اور آفس پیپر آئے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں ہندوستان انٹرنیٹ کے ذریعے. گڑگاؤں میں 3 بجے آفیسز کھلتے ہیں دن میں، اور رات کے 2 بجے تک کام کرتے ہیں. اور جانے سے پہلے جتنا امریکہ سے اکاؤنٹ کا، بزنس کا، آپریشن کا کام آیا ہے اس کو پروسیس کر کے 2 بجے رات سے پہلے وہ امریکہ واپس نہیں. کہ امریکہ کے لوگ جب کھلتا ہے ان کا، تو جو کام انہوں نے ہندوستان شام کو بند ہوتے وقت واپس بھیجا تھا اس کا نتیجہ صبح ان کے آفس ان کی ایفیشنسی بڑھ گئی. امریکن آفیسرز اینڈ کمپنی کہہ رہی ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم رات کو دفتر بند کرتے ہیں تو ہندوستان میں ہمارے آفیسرز کام کرتے ہیں اور صبح ہمارے پاس ہوتے ہیں. ان کی ایفیشنسی اور کوالٹی آف سروس پر یہی وجہ ہے کہ کال سینٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اپلائیڈ سینٹر، آج امریکہ کی انشورنس کمپنیز اپنے سارے پیپر اور کوریا کی کمپنیاں ہندوستان کو اپنا ملک بنا رہی ہیں. یہ جو چینجز دنیا میں ہو رہے ہیں ان کا ہم کو پورا فائدہ ہے. جبھی ہم
اپنے ٹیلنٹ کو اپنی انرجی کو اچھی ایجوکیشن میں لگائیں اور ہمارے ٹیچر اور یونیورسٹیز کے لیے بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو ٹریننگ کو دنیا کے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں ان کے برابر لائیں اور ایسی تعلیم میں کہ ہمارے بچے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ باہر میں وہ رتبہ حاصل کرے، وہ جگہ حاصل کر سکے، جس طرح ڈاکٹر سفیر، جس طرح ہمارے انجینئر اور دوسرے لوگوں کی یہ بڑا چیلنج ہے اور ہم کو اس کوشش سے یہ نہ سمجھنا چاہیے ایک چھوٹی سی انسٹیٹیوشن کھلی ہے، بلکہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن بنی ہے جو کہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ہم ایسی کوالٹی انسٹیٹیوشن اور بنائیں گے اور پڑھائیں گے اور جہاں سے بچوں کی ٹریننگ ہوگی اور دنیا میں کمپیریبل ہوگی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے۔ میں فوائدات کے ساتھ آپ کو بات دیتا ہوں اور جگہ کے رہنے والوں کو کہ آپ اس کو بڑھائیے رکھیے۔ کی تھی کہ ڈاکٹر سفیر صاحب کو آپ نے مبارکباد دی تھی کہ آپ نے شروعات جس مقام سے کی ہے، جس جگہ سے کی ہے، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ میں مہا مہم کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اس وقت اس استھل پر دیکھنے میں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کم لگ رہے ہوں، لیکن جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے چھیتر کے وہ ذمہ دار لوگ ہیں جن کے پیچھے ایک لمبا کارواں چلتا ہے، چاہے اس میں استھانیہ پردھان ہوں، چاہے وہ یہاں کے استھانیہ رہنما گن ہوں، چاہے وہ استھانیہ ڈاکٹرز ہوں۔ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، پرشاسنک ادھیکاری گण موجود ہیں، میڈیا کے ساتھی بھی یہاں اپستھت ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ آج کے اس سنگ بنیاد کے کارکرم میں ڈاکٹر سفیر صاحب کی ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے مودحا سے بھی کچھ لوگ تشریف لائے ہیں، جو کہ یہاں کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان تک آپ ہم لوگوں کی باتیں پہنچایا کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو مارگدرشن ملتا ہے، جو آپ کی طرف سے گائیڈنس ملتی ہے، اسی کے ذریعے ہم لوگ اپنی منزلوں تک پہنچا کرتے ہیں۔ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا تمام حاضرین کی جانب سے کہ ہاتھوں کو استعمال کیا جاتا ہے، دماغ کو استعمال کیا جاتا ہے، مزدوری کو استعمال کیا جاتا ہے، کم سے کم وقت میں کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لیا جاتا ہے اور وہ ودیشوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم سب مل کر آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ایک نہ ایک شمع اندھیرے میں جلائے رکھیے اور خوشی کا وقت ہے، ماحول بنائے رکھیے۔ یوں تو ہم آپ کا ہر ظلم ستم سہ لیں گے، شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنا بنائے رکھیے، لکھنؤ کو آپ اپنا بنائے رکھیے اور ہم آپ کی مارگدرشن میں ضرور آگے بڑھیں گے۔ ابھی ایک سوچنا ملی ہے کہ ٹرسٹ کی جانب سے ایک ڈائری تیار کی گئی ہے۔ میں مہا مہم سے بھی نمر انوروھ کروں گا، گزارش کروں گا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے آج سنگ بنیاد کی ایک شکشاوید، ایک سائنٹسٹ، ایک ودوان، ایک بدھی جیوی مہا مہم راجیپال رانا ڈاکٹر آر کے صاحب اس ڈائری کا لوکارپن کر رہے ہیں، اور آپ سے یہ بھی انوروھ کروں گا کہ منچ پر آسین अन्य लोगों को भी ये डायरी अपने हाथों से ही प्रदान करने की कृपा करें, महान कृपा करें। आप अपने हाथों से अन्य लोगों को भी डायरी महामहिम से अपने हाथों से मंच पर आसीन, मंच पर मौजूद अन्य विशिष्ट अतिथिगण को भी प्रदान करने की कृपा करें। एक उस्ताद अपने तालिब इल्म को दुआओं के साथ डायरी भी दे रहा है और मुस्कुरा कर ये कह रहा है कि अल्लाह करे तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं, जो तमन्नाएं हैं वो जरूर पूरी हों। और डॉक्टर से बाकायदा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसके लिए मैं अल मिलत फाउंडेशन ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब कबीर अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाइए और इस खास रस्म की अदायगी तमाम हाजिरीन का शुक्रिया अदा करने का जिसकी अदायगी करें। और हमारे सीनियर करम फरमा सांसद जनाब भगवती सिंह साहब और डॉक्टर सईदुर रहमान साहब नकलों के प्रिंसिपल, डॉक्टर सकीर अहमद चीफ ट्रस्टी हैं अल मिलत फाउंडेशन के, आलोक साहब, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जनाब वसीम अख्तर साहब वाइस चांसलर, विधायक जी जनाब राजेंद्र यादव साहब और हमारे तमाम मेहमान तशरीफ लाए यहाँ पे और जो हमारे वतन से तशरीफ लाए,
आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जलसे को कामयाब बनाया। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर इज्जत माबानी जनाब गवर्नर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम अल-मिल्लत फाउंडेशन की तरफ से कि जिन्होंने हौसला अफजाई की वक्त निकाल कर। और हमारे लोकल अधिकारी गण जितने हैं बेचारे, इन्होंने बड़ी ताउन किया है ना हमारे साथ में। आप सभी इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शेर आ रहा है कि जब भी शम्मे वफा जलाई है कोई आंधी जरूर आई है, जब भी शम्मे वफा जलाई है कोई आंधी जरूर आई है, और प्यार को टूटी पर नसीब हुए एक मुलाकात एक जुदाई है। जुदाई की घड़ियां सर पर खड़ी हैं, काश ये वक्त यहीं ठहर जाता, लेकिन वक्त अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त महामहिम की मौजूदगी में कार्यक्रम का समापन बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ राष्ट्रगान से होगा। ये हम सब शामिल होते हैं खड़े होकर राष्ट्रगान में, और इसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय। और इसी के साथ आज का ये जलसा फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी 150 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल चैरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल का समापन हुआ। हमारे सभी मुबारकबाद देता हूँ। आप बुनियादी चीज और ये बात का निशान है कि यहाँ बहुत अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे लोग सेक्रेटरी साहब, दूसरी बात यह है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं और वहाँ की जो सरकार ने कोर्ट ने वहाँ पर जो आरक्षण खत्म कर दिया, कैसा महसूस हो रहा है? वहाँ से देखिए, हम पढ़ाई लिखाई से पढ़ाई लिखाई की स्थिति आज भी वहाँ बहुत यहाँ तक कि ये रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन ये कोर्ट और गवर्नमेंट तय करें। हम ये है कि एक तो ये रूरल एरिया है, यहाँ इस तरह के भी कोई एक्टिविटी नहीं है। और जो मिड लेवल के कोर्सेज होते हैं मेडिसिन में, हर एक के पास तो बहुत पैसा नहीं होगा जो MBBS मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। ये उससे एक स्तर नीचे के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें उनको एक्सपर्ट बनाया जाता है एक स्किल पर, जैसे अल्ट्रासाउंड, CT, हमारा बहुत से स्कैन से जो आजकल डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद पैथोलॉजी लेबोरेटरी जैसे ब्लड की जाँच, ब्लड बैंक, पेशाब की जाँच, और बहुत सी टिश्यू डायग्नोसिस है, हम लोग बायोप्सी करके पता लगाते हैं कैंसर है। इन चीज़ों की ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन, इसका आजकल बड़ा चलता है, इसका बड़ा रोल है, ख़ासतौर से आफ्टर सर्जरी, आफ्टर हार्ट अटैक, आफ्टर स्ट्रोक, उनके टू रिस्टोर द फंक्शंस ऑफ बॉडी विच हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ डिजीज। उसके बाद आपके फूड एंड न्यूट्रिशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस, इनका भी सेहत से बहुत है। और इसका भी बहुत चर्चा है, क्योंकि हर चीज़ के लिए दवाई गोली इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनकी ज़रूरत होती है जब क्राइसिस में हो। ब्लड शुगर 450 हो गई, आपने इंसुलिन वगैरह लगा के उसको ठीक करो। और डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हाइपर कोलेस्ट्रॉलिया, ये सारी की सारी बीमारियाँ जो हैं उनका डाइट से ताल्लुक़ है, लाइफ स्टाइल से ताल्लुक़ है। हम लोग अपनी अब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारे पास TVs हैं, VCRs हैं, कंप्यूटर्स हैं, सारी दुनिया की सैर कर सकते हैं। तो वो जो हमारी एक्सरसाइज हुआ करती थी, घरों में हर तरह के गैजेट्स लगे, आम जनता को क्या लाभ पहुँचे, आम जनता को सीधा क्या फ़ायदा पहुँचा? हाँ, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिनकी बैकग्राउंड है हाई स्कूल, वो बजाय इसके कि BSc MSc MLSD करें और उनको कोई अपना जॉब नहीं मिले, वो उसमें दाखिला दे के हाँ आगे चलते
family you will be here for some time? अच्छा एक कभी फिर मौका दीजिए दोनों खाना तो कह नहीं सकते From every family you can order the now.